ये तमाम स्कीयर यहाँ जमा हैं मलबे की बदौलत। इस ढलान के नीचे कचरे को जलाने वाला एक विशाल प्लांट लगा है। हर साल 4 लाख मीट्रिक टन वेस्ट यहाँ फूंका जाता है। ऊर्जा और ताप में बदलकर वो कोपेनहेगन के काम आता है। शहर का 90% धातु कचरा भी यहाँ रिसाइकिल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे इंसिनरेशन प्लांट कचरे की समस्या से निपटने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई, या सिर्फ इसे जलाकर हम इससे बस छुट्टी पा ले रहे हैं? हमें बेहतर कचरा प्रबंधन की जरूरत क्यों है? पूरी दुनिया में हर साल 2 अरब टन से ज्यादा घरों का कचरा जमा होता है। अमीर देश अपनी आबादी की तुलना में कुछ ज्यादा ही कचरा पैदा करते हैं। दुनिया का 37% कचरा लैंडफिल्स यानी भराव क्षेत्रों में जाता है। ये ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर मीथेन पैदा करता है। 20% से कम कचरा ही रिसाइकिल होता है या उसकी खाद बनती है। गरीब देशों में कई लोगों के पास कचरा जमा करने के लिए साधन नहीं है, जिसके चलते वो अक्सर नदियों में जाता है और वहीं से समुद्र में। फौरन से पेशतर ज्यादा से ज्यादा कचरा हटाने के चक्कर में करीब 1 अरब टन कचरा हर साल खुले में फूंक दिया जाता है। खुले में जलाने से बड़ी मात्रा में कार्बन पैदा होती है और इस कालिख का ग्लोबल वार्मिंग पर वाकई बहुत तीखा असर होता है। जोई लोंकीविच वेस्टेड की स्थापना करने वालों में से हैं। वो पिछले 20 साल से वेस्ट मैनेजर हैं। कचरा जलाने से डाइऑक्सिन और फुरान जैसे कंपाउंड भी निकलते हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। जहां भी कचरा जलाया जाता है ये सब हवा में घुल जाता है। इस तरह से कचरा जलाना एक गंभीर समस्या है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से किया जाए तो फायदे भी हैं। यहां काम आती है कंट्रोल्ड बर्निंग यानी इंसिनरेशन। जहां कचरा भराव मुमकिन नहीं रह गया था, वहीं सबसे पहले इंसिनरेटर लगाए गए। जैसे 1874 में लंदन में, 1885 में न्यूयॉर्क में। इंसिनरेशन की प्रोसेस में ही 90% कचरा कम हो जाता है। एला स्टेंगलेर यूरोपीय वेस्ट टू एनर्जी ऑपरेटर नाम के संगठन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये एक सैनिटरी टास्क भी निभाता है क्योंकि ये कचरे में धसे हुए पॉल्यूटेंट्स को खत्म कर देता है। इंसिनरेशन से निकलने वाली गर्मी को ऊर्जा में भी बदला जा सकता है और तभी तो इसे कहते हैं कचरे से ऊर्जा। अमेरिका में जहां काफी जगह है और तेल के रूप में सस्ती ऊर्जा, वहां कचरे से ऊर्जा पाना प्रतिस्पर्धी नहीं था, लिहाजा बहुत सारे प्लांट्स बंद हो गए। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ज्यादा से ज्यादा प्लांट बने। आज यूरोप के 1 करोड़ 80 लाख लोगों को उनसे बिजली मिलती है और 1 करोड़ 50 लाख लोगों को हीटिंग। डेनमार्क और नीदरलैंड्स जैसे देशों के लिए वे वेस्ट मैनेजमेंट के चहेते विकल्प हैं। इन देशों ने लैंड फिलिंग को पूरी तरह हटा दिया है। पर्यावरण संगठन वेस्ट टू एनर्जी को ज्यादा सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक ट्रांजिशन के रूप में देखते हैं, खासकर उन देशों में जहां स्पेस कम है और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। ये प्लांट ऐसे काम करता है। कचरे को एक बड़े से गड्ढे में डाला जाता है, वहां से उसे भट्टियों में ले जाते हैं, जहां वो बेतहाशा जलता है। कुछ ही मिनटों में कचरा राख बन जाता है। आग से निकलने वाली गर्मी भाप बनाती है, जिनसे टरबाइनें घूमने लगती हैं और बिजली बनती है। इस भाप का इस्तेमाल हीटिंग में भी होता है। 90% कचरा जल नहीं पाता है, उसे बॉटम ऐश कहते हैं। उससे धातुएं निकाली जा सकती हैं, बाकी निर्माण सामग्री के रूप में काम आता है। इस प्रोसेस के जरिए कचरा कम हो जाता है और बची खुची चीजें रिसाइकिल भी कर सकते हैं। और क्या चाहिए? वैसे कुछ वजहों से पूरी दुनिया में स्कीइंग की ढलानों वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स नहीं बन पाए हैं। एक वजह है फ्लाई ऐश, फिल्टर में जमा हो जाने वाली राख। ये एक नुकसानदायक वेस्ट है जिसे ठिकाने से हटाना जरूरी है। दूसरी वजह है लागत। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खड़ा करने के लिए आला दर्जे की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो महंगी आती है। ठीक से ऑपरेट करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग और निगरानी के लिए अधिकारियों की ज़रूरत भी पड़ती है। स्कीइंग की ढलानों के बिना भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बनाने में 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का खर्च आ जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और निगरानी के बिना प्रदूषण असुरक्षित स्तर पर पहुंचकर लोगों पर असर डाल सकता है। उनसे बड़े पैमाने पर CO2 भी निकलती है। यूरोपीय संघ में करीब 5 करोड़ टन हर साल,
यानी 4,30,000 कारों में से हर एक कार से 10 लाख किलोमीटर की ड्राइव जितनी। नीति निर्माता और उद्योग जगत इंसिनरेशन को अक्षय ऊर्जा वाले ग्रुप में ही रखते हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो या सौर या न्यूक्लियर। तातियाना लूहन क्लाइंट अर्थ संगठन में प्लास्टिक्स टीम की प्रमुख हैं। अगर आप इंसिनरेशन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन देखें तो वो कोयले और गैस के काफी करीब है और विंड, सोलर या न्यूक्लियर एनर्जी से तो काफी दूर है। क्लाइंट अर्थ की एक स्टडी के मुताबिक कंट्रोल्ड इंसिनरेशन में कोयले से होने वाले उत्सर्जन का 59 से 73% उत्सर्जन होता है, और ऐसी ऊर्जा को रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा माना जाए तो वो रिसाइकलिंग जैसी ज्यादा टिकाऊ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज की फंडिंग भी खाएंगी। इसलिए जहां ठीक से बन सके और मैनेज हो सके वहां कंट्रोल्ड इंसिनरेशन लैंडफिल से बेहतर है। लेकिन कचरे के निस्तारण के लिए ये सबसे साफ सुथरा विकल्प नहीं है, ऊर्जा चाहे जितनी भी मिले। जरा वेस्ट हायरार्की के इस पिरामिड को देखिए। पिरामिड में सबसे नीचे ओपन बर्निंग या डंपिंग है, कचरा हटाने का सबसे बुरा तरीका। एनर्जी रिकवर किए बिना कचरे का डिस्पोजल दूसरा स्तर है, यानी ऊर्जा जनरेट किए बिना होने वाली लैंड फिलिंग या इंसिनरेशन। यहां पर आता है कचरे से ऊर्जा का विकल्प। ये कुछ अलग अलग तरीकों के लिए एक साझा टर्म है। फिर आती है रिसाइकलिंग, और इससे भी बेहतर है चीजों का दोबारा इस्तेमाल यानी अपसाइक्लिंग। और सबसे ऊपर है रोकथाम और कटौती। जी हां, सारी दुनिया इस टॉप से अभी काफी दूर है, इसलिए कचरे से ऊर्जा फौरी समाधान लगता है, खासकर अपने कचरे के बढ़ते ढेर से परेशान देशों में। हैरानी नहीं कि दुनिया भर में प्लांट्स खुल रहे हैं, जैसे चीन, इंडोनेशिया और भारत में। अफ्रीका का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अभी इथोपिया के अदीस अबाबा में खुला है। लेकिन प्लांट्स खोल देने और कचरा जला देने से बात नहीं बनती और पेचीदा हो जाती है। एक कारण यह है कि पूरी दुनिया में वेस्ट का कंपोजिशन बहुत अलग अलग है। हर मर्ज की एक ही दवा नहीं होती। किसी अमीर देश का मॉडल हूबहू गरीब देशों में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का बाजार बिल्कुल अलग होता है। भारत में घरों का 50% कचरा ऑर्गेनिक होता है, जैसे बचा खुचा खाना जो गीला होता है। सेंट्रलाइज्ड वेस्ट कलेक्शन ना होने से सारा कचरा अक्सर मिला दिया जाता है। भारत के ज्यादातर शहरों में कचरे को अलग अलग नहीं रखा जाता है, इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या तो है। प्रीतपाल रंधावा पिछले 10 साल से भारत में वेस्ट मैनेजमेंट पर लंबा अध्ययन कर रहे हैं। कचरे को छांटकर उसमें से गैर जरूरी चीजें अलग करनी चाहिए और ज्यादा कैलोरी वाला वेस्ट ही जलाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू से किसी चीज की हीटिंग क्षमता का अंदाजा लगता है, यानी वो कितनी तेजी से जलती है। कच्चा तेल और मिक्स्ड प्लास्टिक प्रति किलो करीब 40 मेगाजूल्स बैठता है। खाने का 16 है। कचरा छांटे बिना खाने के बहुत से बारीक टुकड़े भट्टियों में जा फंसते हैं। फिर प्लांट्स को और ईंधन डालना पड़ता है। इससे सारा काम एक तरह से बेकार हो जाता है। हर देश के पास अपने नुकसानदायक कचरे को अलग रखने की जगह भी होनी चाहिए। इंसिनरेशन विकासशील और गरीब देशों के काम की चीज नहीं, तो दूसरे विकल्प क्या हैं? ये बहुत ज्यादा पेचीदा मामला नहीं है। आदर्श स्थिति तो ये होगी कि कचरे को विकेंद्रित ढंग से मैनेज किया जाए। और डिसेंट्रलाइज्ड ही नहीं, डाइवर्सिफाइड भी, किसी इलाके के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिहाज से फिट। कई भारतीय शहरों में कचरा बीनने वाले लोग रिसाइकिल होने वाली चीजें जमा करते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग भी सही ढंग से नहीं होती। ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलने वाली बायोगैस बहुत सारा ईंधन दे सकती है और प्लास्टिक से बिल्डिंग मटेरियल बन सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट में वन साइज फिट ऑल वाला रवैया बिल्कुल नहीं चलता। किसी खास इलाके में क्या चीज जरूरी है, ये देखना ही होगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स कारगर हो सकते हैं, लेकिन कचरा जमा करने का कलेक्शन सिस्टम और मजबूत पर्यावरण रेगुलेटर दोनों जरूरी हैं। इन दोनों चीजों का साथ होना कठिन है। हो भी जाएं
तो देशों को नए प्लांट बनाने से पहले कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। When you create incineration, जब आप इंसिनरेटर बनाते हैं तो आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुद को ऐसे सिस्टम में बांध देते हैं जिसका पेट आपको लगातार भरते ही रहना होगा। और इसीलिए एक सही सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन खत्म हो जाता है। real circular economy. इससे पहले कि कचरा जलाने वाले ठिकाने पूरी दुनिया में छा जाएं, नीति निर्माताओं को वेस्ट डिस्पोजल से ज्यादा उसके टिकाऊ तरीकों की फंडिंग पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और सबसे अहम तो यही कि कचरा होने ही ना दे।